हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान प्रथम चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है विलयन। ये जो अध्याय है हमारा पाठ्यक्रम का बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कक्षा 12 की बोर्ड्स की एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे फटाफट से पूरे चैप्टर को, पूरे पाठ को रिवीजन करने में। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं और इस पाठ की हेल्प से आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ग्रहण कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो हम प्रथम अध्याय विलयन को शुरू करते हैं। तो आप ये तो जानते ही हैं कि ये जो विलयन है, ये विलयन शरीर में लगभग सभी प्रक्रम में किसी न किसी विलयन में घटित होते हैं। तो शरीर में हमारे जितने भी प्रक्रम हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो किसी न किसी विलयन के रूप में घटित होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं, कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत कम ही ऐसे पदार्थ हैं जो कि शुद्ध अवस्था में होते हैं। अधिकांश ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। अधिकांश तो जो भी पदार्थ हम देखते हैं या उपयोग में लाते हैं, वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का ही मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है, कि जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, वो किस पर निर्भर करता है, उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे कि पीतल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, कांसा हो गया। तो ये जो तीनों धातुएं मैंने आपको बताई, इन तीनों में ही इनके जो तीनों के जो गुण धर्म है वो बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि जो पीतल हमारा होता है वो जिंक व निकेल का मिश्रण होता है, जबकि जो जर्मन सिल्वर होता है वो जिंक निकेल के साथ साथ में कॉपर यानी कि तांबे का मिश्रण होता है। और उसके बाद में हम बोले कांसा, तो जो कांसे है, कांसा किसका, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो इन तीनों के का जो संगठन है वो अलग होता है, इसलिए इनकी जो गुण होते हैं वो भी अलग होते हैं। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत संरक्षण को रोकती है। कि अगर हमारे जल में जो फ्लोराइड आयन है यानी F- आयन है, अगर वो 1.0 ppm यानी 1.0 ppm है, तो वो हमारे दंत क्षरण को यानी दांतों के डिके को, दांतों को टूटने से रोकती है, दांतों को एक तरीके से मजबूत बनाती है। जबकि अगर यही मात्रा 1.5 ppm यानी 1.5 ppm हो जाएगी, तो ये दांतों को कबूरित यानी कि पीलापन देने का काम करती है। यानी अगर ज़्यादा यानी 0.5 ppm यानी 0.5 ppm बढ़ जाने से ही हमारे दांतों में पीलापन ला देती है। तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है, और ज़्यादा ही फ्लोराइड आयन अगर जल में हो जाएंगे तो वो बहुत एक तरीके का जहर का काम करती है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारा NaF होता है यानी जो सोडियम फ्लोराइड होता है, वो रेट किलर यानी चूहों के जहर के रूप में काम में आता है। अंतशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं, जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है, ये हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर ही घोले जाते हैं, और इनकी जो सांद्रता होती है वो रक्त प्लाज्मा यानी हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसकी सांद्रता की जैसी होती है। ये इसके विलयन के कुछ उदाहरण हैं। इस एकक में यानी इस पाठ में हम मुख्यतः द्रव्य विलयनों तथा उनको बचाने की विधियों के पर हम इसका पूरा स्टडी करेंगे, पाठ करेंगे, और उसके पश्चात हम उनके गुणों जैसे कि वाष्प दाब व अणुसंख्यक गुणधर्मों का भी अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे, यानी सबसे पहले हम विलयनों के प्रकार को पढ़ेंगे और फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलेय की सांद्रता को व्यक्त करेंगे, कि द्रव विलयन में विलेय की सांद्रता कितनी है उसका हम गणना करना सीखेंगे, और इसके विभिन्न विकल्पों को हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले अब पढ़ने वाले हैं विलयनों के प्रकार, यानी कि जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार विलयन बनता है, ये सारा हम आज पढ़ेंगे।
विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो ये जो विलयन है ये हमारा दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2, यानी दो या दो से अधिक विलयनों का समांगी यानी कि एक जैसे का मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य हो गया कि मिश्रण में सभी जगह उनका संगठन व गुण एक समान होता है। यानी कि अगर हम विलयन बना रहे हैं तो विलयन के अंदर ये विलयन है, तो विलयन के अंदर आप क्या देखेंगे, विलयन में हर जगह जो है विलयन वो एक जैसा सा हमको लगेगा, हर जगह एक ही गुणधर्म के उसमें होंगे, तो वो हमारा विलयन हो जाएगा समांगी विलयन। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं वो विलायक कहलाता है। तो विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में अगर अवयव प्रेजेंट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में है, तो वो हमारा विलायक होता है। और विलायक जो है, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलायक जो है वो विलयन की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के बारे में बताता है, जिसमें विलयन विद्यमान होता है कि वो हमारा जो विलयन है वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था का है कि द्रव अवस्था का है कि गैसियस अवस्था का है, ये निर्धारित करता है। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। तो विलयन में विलायक के अलावा जो दूसरा अवयव उपस्थित है वो हमारा कहलाता है विलय कहलाता है। अब विलय एक भी हो सकता है या एक से अधिक अवयव भी हो सकते हैं। ठीक है। इस एकक में यानी इस पार्ट में हम केवल द्विअंगी विलयनों यानी कि जिसमें कि दो अवयव हो ऐसे ही विलयन के बारे में पढ़ेंगे, यानी दो अवयव, केवल एक विलायक और एक विलय हो, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। जो भी अवयव है वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है या गैस अवस्था में भी हो सकता है। इस सबको हम, ये जो हमको टेबल यहाँ पर दे रखी है, सारणी जो दे रखी है, उसके आधार पर हम यहाँ, अब हम देखेंगे विलयनों की सांद्रता के बारे में। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे किया जाता है, तो किसी भी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त कर सकते हैं। यानी विलयन किस संगठन का है वो कैसे पता चलता है, उसकी सांद्रता से। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से अपन व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण देखें कि गुणात्मक रूप से हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे हम सांद्रता देख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं गुणात्मक रूप से कि विलयन तनु है। तनु का मतलब होता है जो विलय है वो अपेक्षाकृत विलायक की मात्रा में कम है, यानी विलय कम है एज कंपेयर टू विलायक, अथवा वह सांद्र है। सांद्र का कैसे पता चलेगा, अर्थात विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा है। परंतु वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है कि अगर अपन गुणात्मक रूप से देखें तो कब तो कितना ज़्यादा तनु है, कितना ज़्यादा सांद्र है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अतः विलयनों का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता हमें होती है। तो इसी तरीके से हम विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक रूप से वर्णन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ एक तरीके दिए हुए हैं। जो पहला इसका तरीका है, पहला जो प्रकार है वह है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, जिसे हम W/W लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इन इंग्लिश इसको लिखा जाता है वेट बाय वेट, इसलिए इसका जो शॉर्ट में इसको व्यक्त करने का तरीका है वो है W/W। विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हमको देखना होगा विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, वो हमारे इस बटा वाले चिन्ह के ऊपर आएगा। यानी विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान हम ऊपर लिखेंगे और नीचे उसको भाग देंगे विलयन के कुल द्रव्यमान से, और उसको अपन 100 से गुणा कर देंगे तो अपन का अवयव का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। जैसे कि देखो, यदि एक विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, 10% ग्लूकोज का तात्पर्य क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में, 90 ग्राम जल में घोलने पर हमें मिल रहा है, और जो टोटल अपन को कुल विलयन मिल रहा है वो 100 ग्राम विलयन अपन को प्राप्त हो रहा है। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता को उपयोग सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। उदाहरणतः अपन देखें, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में
6.2 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। जो ब्लीचिंग विलयन है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का यानी NaOCl का 3.62% यानी 3.62% द्रव्यमान होता है। अब इसको सांद्रता को देखने का एक दूसरा तरीका वो है आयतन प्रतिशत, जिसे अपन V/V से व्यक्त करते हैं। V/V इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन इंग्लिश इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से व्यक्त किया जाता है, तो शॉर्ट में इसको अपन इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं। अब अपन देखेंगे आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अवयव का अगर अपन को प्रतिशत आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर बटा वाले चिन्ह के ऊपर लिखेंगे अपन अवयव का आयतन, फिर उसको भाग देंगे अपन विलयन के कुल आयतन से और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो अपन का अवयव का प्रतिशत आयतन निकल जाएगा। इसको उदाहरण स्वरूप अगर अपन देखें तो अपन इसको आयतन के रूप में देख रहे हैं, तो अगर अपन ने बोला कि 10% विलयन है अपना किसका, एथेनॉल का जल में, तो 10 ml उसमें एथेनॉल होगा और बाकी का उसमें जल होगा, तो विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो द्रव्य विलयनों को अपन सामान्यतः यानी जो द्रव के अवस्था में है उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस मात्रक में प्रदर्शित ये किया गया। अब देखो उदाहरण देखो, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसका अपन को 35% बोला गया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि विलयन का जो आयतन है वो आयतन प्रतिशत के फॉर्म में। तो विलयन वाहनों कि ये जो विलयन है एथिलीन ग्लाइकोल, विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को अपन कितना कम कर देता है, ये माइनस का साइन दे रखा है, 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देगा। अगर केल्विन में देखेंगे तो वो हो जाएगा अपना 255.4 केल्विन तक कम कर देता है। उसके बाद में अगर अपन देखें कि वो ठोस अवस्था में भी और विलयन अवस्था में भी यानी द्रव अवस्था में भी हो, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से निकाल सकते हैं। कैसे, एक अन्य इकाई मात्रक जो औषधियों व फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग किया जाता है, ये जो तरीका है ये फार्मेसी वगैरह में उपयोग किया जाता है, वह है 100 ml विलयन के घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। अब अपन देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन या फिर अपन उसको बोलते हैं ppm, ठीक है। इसमें जब व्यक्त किया जाता है वो तो तब अपना जो विलेय होता है वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है, तो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होगा तो इसको अपन पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित कर सकते हैं। तरीका वही है, पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे तो अवयवों के भागों की संख्या और उसको अपन भाग दे देंगे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भाग की संख्या से। बट अपन को यहाँ पर 100 की जगह अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10⁶ से इसको गुणा करना पड़ेगा, ना कि 100 से करेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो इसमें अपन बहुत कम सांद्रता वाले विलयनों को लेते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि 1 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 लीटर यानी कि 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। इतनी कम सांद्रता को अगर अपन को देखना है तो कैसे करेंगे, 5.8 ग्राम प्रतिशत 10⁻6 ग्राम समुद्री जल में कितना होगा, 5.8 ppm यानी 5.8 ppm के फॉर्म में होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अपन देखेंगे मोल अंश। मोल अंश कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक है मोल अंश। तो इसको अगर अपन करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे x को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि ये जो x है इसको मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, और x के दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयवों को प्रदर्शित करती है, और जो दाईं ओर नीचे लिखी हुई जो संख्याएं हैं उसके अवयवों को प्रदर्शित करती है। तो मोल अगर अपन को अवयव का मोल अंश निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे अपन, अवयव के मोलों की संख्या और उसको भाग दे देंगे अपन सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या से। अगर कोई एक अवयव के मोलों की संख्या निकालनी है तो अपन सभी अवयवों की कुल संख्या से उसको भाग दे देंगे, तो अपना इसका अवयव का मोल अंश निकल के आ जाएगा। जैसे कि अपन उदाहरण देखें कि एक अपना द्विअंगी विलयन है जिसमें A और B अवयव हैं, ठीक है, और A और B का जो अपन देखें मोल अंश A का है Na मोल अंश और B का है Nb मोल अंश, ठीक है। तो अगर अपन को A का मोल अंश निकालना है तो अपन क्या करेंगे, A का मोल अंश निकालने के लिए 1 से
को Na और Na प्लस Nb से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अपन इस तरीके से X का मोल अंश निकाल सकते हैं। और अगर अपन बोलें कि I मतलब बहुत सारे, I मतलब सो मैनी, यानी बहुत सारे मोल अंश देखने हैं, तो अपन क्या करेंगे, XI तो Ni और उसको भाग दे देंगे इस तरीके से। तो ये अपना हो जाएगा I का मोल अंश, और इसको अपन शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दर्शाया गया है कि दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का जो योग होता है, अर्थात वो क्या होता है, 1 होता है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आगे तक चलता जाएगा और I तक जाएगा। तो उन सब का जो योग होता है वो 1 होता है। तो मोल अंश इकाई विलयनों के भौतिक गुणों से संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है। जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्पताप के साथ संबंध दर्शाने में तथा इसके उपयोगी गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना और व्याख्या करने में भी मोल अंश का बहुत काम आता है। तो मोल से अपन बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अपन उदाहरण देखेंगे कि कैसे अपन मोल अंश निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। अब हम उदाहरण के आधार पर इसको समझ पाएंगे कैसे, कि उदाहरण हमें दिया है एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 के मोल अंश की हमको गणना करनी है, और विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। जब इथाइलिन ग्लाइकोल का विलयन में 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो हम इसका मोल यानी मोल परसेंटेज यानी मोल अंश कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कि क्या है, अगर अपन सोचें कि माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, हमने मान लिया कि 100 ग्राम विलयन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है व 80 ग्राम जल है। क्योंकि हम 20% मान रहे हैं ना इसको, तो हम 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मानेंगे और जल को 80 ग्राम मानकर चलेंगे। तब अगर अपन एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान देखें, तो आप जानते हैं कि कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। तो 12 × 2 कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर परमाणु है कार्बन के, हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो 16 × 2 हो गया। तो अगर अपन इसका पूरा आणविक द्रव्यमान निकालें, तो इसका आणविक द्रव्यमान अपना 62 ग्राम पर मोल निकल के आता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो अपना एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अगर अपन को देखने हैं, तो अपन देखेंगे कि 20 ग्राम जो अपना एथिलीन ग्लाइकोल है उसका जो पूरा जो द्रव्यमान है आया है अपना आणविक द्रव्यमान, वो है 62 यानी कि 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे तो वो आएगा 0.322 मोल। ठीक है, अब जल का मोल निकालें अपन, तो जल का अपन ने देखा ही कि अभी 80 ग्राम है, तो जल H2O होता है, तो H2O में H का 2 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल, यानी कि जल का मोल अपना आ जाएगा 4.444 मोल। तो अगर अपन अब एथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ पे मोल अंश निकालें, तो क्या निकल के आएगा इसका मोल अंश, वो आएगा अपनी एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, और उसके बटा में आएगा एथिलीन ग्लाइकोल और जल के मोल। तो इस तरीके से उनका अपन मान रख देंगे, और अपना एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर अपन बोले तो वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन को जल का निकालना हो एथिलीन ग्लाइकोल की जगह, तो जल का अगर ऊपर रख देंगे अपन और नीचे बटा में अपन वही चीज़ रख देंगे, तो अपना जल का मोल अंश निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और अपन ये जो मोल अंश है जल का वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो टोटल मोल अंश होता है वो 1 होता है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे एथिलीन ग्लाइकोल का, तो जल का मोल अंश निकल के आ जाएगा। तो ये तो बात हुई मोल की और मोल अंश की, और अब है हमारा नया टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, वो है मोलरता। मोलरता जो है उसको अपन कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
1 लीटर यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलयन है, उसमें कितने मोल घुले हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स घुले हुए हैं, वह उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता अगर अपन देखें तो मोलरता का यहाँ पर जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो क्या हो जाता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल और बटा विलयन का लीटर में आयतन। तो अगर अपन उदाहरण स्वरूप NaOH के बारे में देखें तो NaOH के 0.25 मोल पर लीटर यानी कि अपन को देखने हैं, तो यहाँ पर लीटर बोल दिया ना, तो पर लीटर मतलब नीचे 1 रख देंगे, तो मोलरता कितनी हो जाएगी इसकी, 0.25 मोल विलयन है। ठीक है, तो NaOH की 0.25 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। अब अपन देखें विलयन की मोलरता की गणना करने के लिए उदाहरण यहाँ पर हमको गिवन है कि 5 ग्राम अपना NaOH है जो 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो NaOH के मोल क्या हो जाएंगे, ग्राम में वजन बटा उसका जो टोटल द्रव्यमान है NaOH का वो, तो यहाँ पे मोल हो जाएगा 0.125 मोल। और विलयन का लीटर में आयतन अगर अपन देखें तो 450 ml है, तो उसको अपन को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो अपना वैल्यू अपन रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.125 मोल, उसको नीचे 450 ml और इनटू अपना हो जाएगा 1000 यानी 1000 से गुणा कर देंगे तो अपना यहाँ पे मोलरता अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोलरता के फॉर्म में ये मोल पर लीटर और इसे अपन मोल डेसीमीटर क्यूब भी तरह से भी लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी मोललता। मोललता और मोलरता में थोड़ा अंतर होता है। मोललता को अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन की मोलरता m 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे निम्न प्रकार से अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीटर में नहीं लेंगे विलयन को, यहाँ पर अपन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान लेंगे। तो मोललता बराबर विलेय के मोल, उसको भाग देना होगा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। जबकि आपने मोलरता में देखा था विलयन का लीटर में आयतन, यहाँ पे विलयन का लीटर में आयतन था और यहाँ पे मोललता में है विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो उदाहरण स्वरूप अपन क्या देखेंगे, 1 मोल प्रति ग्राम यानी कि 1 मोल, मोललता स्मॉल m है ना। KCl का जलीय विलयन में से तात्पर्य है कि 1 मोल यानी कि 74.5 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए प्रत्येक विधि में अपने अपने गुण व दोष होते हैं। चलो ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है, ppm मोलंश है, मोललता, इन सब का जो है ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ताप मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आयतन का ताप पर निर्भर करता है। क्योंकि मोलरता में आयतन होता है ना, तो आयतन तो ताप बढ़ाने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, इसलिए वो मोलरता ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। अब अपन उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है जो कि है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना अपन को करनी है। तो पहले तो अपन इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे एथेनोइक अम्ल का। तो आपको पता ही है कि कार्बन का 12 होता है, तो 2 यहाँ पर परमाणु है तो 12 × 2, हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4, ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, और उसके मोल निकालेंगे तो वेट इन ग्राम बटा टोटल जो इसका द्रव्यमान है वो, तो इसके मोल आ जाएंगे। फिर बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान 75 ग्राम है और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन 1000 से भाग दे देंगे।
ठीक है। तो अब अपन इसकी मोललता निकाल सकते हैं। तो इसके मोल यानी कि एथेनोइक अम्ल के मोल को भाग देना अपन को बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान से, और ये अपना यहाँ पर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे सॉल्व करने हैं। ये सारे प्रश्न अपन ने जो पढ़ा है उसी के आधार पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप चाहेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में ये वाले पार्ट निहित प्रश्न करवा दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अपन देखेंगे विलेयता के बारे में।